गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने थर्मोडायनामिक्स के अगले लेक्चर जो हमारा 6th लेक्चर है इसको अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग एक नई थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी इंथैल्पी के बारे में जानेंगे। क्या है इंथैल्पी, इसके बारे में समझाएंगे आपको। तो हम लोग स्टार्ट अपने उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से करते हैं। यहाँ पर कि हमने कहा था कि अगर आप किसी सिस्टम पे हीट ऐड करो या हीट विड्रॉ करो, उस पर वर्क परफॉर्म करो, या सिस्टम वर्क कर रहा हो या सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा हो, तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। और वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है उससे एक फॉर्मूला आया था, डेल यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला था। अगर स्टेटमेंट वाइज हम लोग आ जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो आप बताइएगा कि सर वही फॉर्म जो अर्लियर हम लोग बहुत अर्लियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड इन वन फॉर्म टू अनदर, और जिसका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इंटरनल एनर्जी वाले फॉर्म में देखा है कि हम एक हीट ऐड कर रहे हैं तो कैसे वो एडेड हीट हमारा वर्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या वो एडेड हीट हमारा वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी दोनों में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या अकेला इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब जो आप हीट ऐड कर रहे हो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्लियर है। अब इंथैल्पी में सिर्फ एक चीज आपने क्या करना है, सो ऑलवेज दिमाग में आपको फिक्स रखना है कि अगर हम किसी सिस्टम पे हीट ऐड कर रहे हैं तो वो एडेड हीट कांस्टेंट प्रेशर पे आकर होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी सिस्टम पे हीट ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप बोलोगे कि जो एडेड हीट है वो हीट कांटेंट हमारा इंथैल्पी कहलाएगा, और कोई बात नहीं नहीं है इसके अंदर। जैसे अब बच्चे को रिकॉल्ड हो गया होगा कि बच्चा बोलेगा कि यस सर, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडेड हीट के बारे में कहा था कि वह चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। वैसे ही आपने यहाँ एक नई बात बताई कि अगर हम किसी सिस्टम पे हीट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये इंथैल्पी हीट कांटेंट कहलाएगा। क्लियर है। अब अगर हम आ जाए हमारा कांस्टेंट प्रेशर, तो एक तो बच्चे को याद आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर मैकेनिकल वर्क। जहां आप याद कीजिए, अगर आपका पिस्टन मूव हो रहा होता था तो मूव करके वो जो हमारा प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता था उसको पिस्टन एडजस्ट कर लेता था। अर्लियर आपने पढ़ा होगा। जहां से हमारा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल या प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी आया था, फिर हमारा 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल आया था, एक्सेट्रा वगैरह, जो हमने मैकेनिकल वर्क में ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी में डिस्कस किया हुआ है। एक और भी है प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर, जरा सुनिएगा। लैब में हम लोग जितने मैक्सिमम जो हम लोग लैब के अंदर वर्क कर रहे होते हैं वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे आकर होता है। बच्चे ने बोला कि कैसे सर, ये समझ में नहीं आई बात, या अगर समझ में नहीं भी आई तो चलो हाँ ये जानते हैं, ये हमने याद किया हुआ है कि लैब के अंदर हमारा मैक्सिमम जो प्रोसेसेस हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे आकर होता है, लेकिन ज़रा आप इन चीज़ों को एक बार समझा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, आइए समझते हैं। हमारा मान लीजिए कि कंटेनर है जो ओपन है और उस कंटेनर पर में पानी रखा हुआ है और हमने कंटेनर को हीट करना स्टार्ट किया। हमारा पानी का वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ। अब पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो पानी के हर ड्रॉप पर एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट हो रहा है क्योंकि कंटेनर ओपन है। पहला क्रिस्टल गया, पानी का इवेपोरेट हुआ, उस पर भी पी एक्सटर्नल एक एटीएम, दूसरा गया उस पर भी एक एटीएम, तीसरा गया उस पर भी एक एटीएम। मतलब जो इवेपोरेशन या वेपराइजेशन अकर्स हो रहा है वो एक कांस्टेंट प्रेशर एक एटीएम पे आकर हो रहा है। लेकिन उसी प्रोसेस को अगर आपने क्लोज्ड कर दिया, लेकिन इसी कंटेनर को अगर आपने क्लोज्ड किया हुआ है और तब आप इवेपोरेशन प्रोसेस अकर करवा रहे हैं तो आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। कैसे, तो आइए देखा जाए। अभी ऊपर बिल्कुल खाली है, एम्प्टी स्पॉट है, आपने हीट किया, पहला पानी का क्रिस्टल बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, क्योंकि ये तो खाली है, वैक्यूम की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये फ्रीली इवेपोरेट हो गया। क्लियर है। अब जब पहला वेपर यहां आ गया
तो वो एक वेपर प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे लगाएगा। मतलब जब अब सेकंड क्रिस्टल इवेपोरेट होना ये स्टार्ट होगा पानी का, तो उसको एक जो वेपर ऊपर जमा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, वो अपोज करेगा। मतलब पहले क्रिस्टल पे कोई अपोजिशन नहीं था, लेकिन सेकंड क्रिस्टल जब इवेपोरेट होने की टेंडेंसी को कंटेन किया, तो चूंकि एक वेपर जमा हो गया हुआ है पानी का, तो वो उस इवेपोरेशन प्रोसेस को समवट मैनर पे अपोज करेगा। अपोज किया, वो ऊपर चला गया। अब ऊपर मान लीजिए दो पानी के क्रिस्टल के वेपर जमा हो गए। अब थोड़ा सा अपोजिंग और बढ़ा। अब तीसरा अगर पानी का क्रिस्टल इवेपोरेट होना चाहेगा तो उसको दो वेपर अपोज करेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, एक्सेट्रास। मतलब इवेपोरेशन में वाटर के क्रिस्टल्स अगर नीचे से बह रहे होंगे तो ऊपर साइमल्टेनियसली आपका वेपर भी जमा हो रहा होगा, और वेपर जमा हो रहा होगा तो वो अपोज ज्यादा करने लग जाएगा। तो दिस वन इज नॉट आइसोबैरिक प्रोसेस। ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं है। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि हमारी क्लोज्ड कंटेनर में अगर कोई प्रोसेसेस अकर हो रहा हो तो वो आइसोबैरिक नहीं होता, लेकिन अगर ओपन कंटेनर में कोई प्रोसेसेस अकर किए जा रहे हो तो वो हमारे एक कांस्टेंट प्रेशर पे अकर होता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर एक सिस्टम पे हीट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया जाए तो वो हीट कांटेंट इंथैल्पी कहलाता है। और लैब में चूंकि हम लोग मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट हैं वो ओपन कंटेनर के अंदर करते हैं, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस करते हैं, दैट इज वाई हमें एक नई थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी की जरूरत आई, जो हमारा इंथैल्पी आया। इंथैल्पी को डिस्कवर करने का एक और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट था। वो क्या कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो जरूर बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज टू वन फॉर्म, इट कैन बी चेंज्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन एक रिएक्शन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अकर हो रहा है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे अकर या फिजिबल क्यों नहीं होता, इस फिजिबिलिटी के बारे में हमारा इस फिजिबिलिटी के बारे में हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताने में अनेबल था। तो इसी फिजिबिलिटी को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक नया लॉ आया जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला गया था। क्लियर है? मतलब क्यों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, क्यों इंथैल्पी आया, ये सारे टर्म से हम लोग परिचित हो गए हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आ जाइए तो जरा देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था हमारा। आप बोलोगे कि डेल यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। मतलब यह जो हीट ऐड किया जा रहा है ये अगर एक कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि यह एडेड हीट हमारा इंथैल्पी कहलाएगा। हीट कंटेंट ये जो है, दिस वन इज कॉल्ड इंथैल्पी। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज तो हमारा कंफर्म है कि हमारा इंथैल्पी भी जो आया है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही थोड़ा मॉडिफाई करके आया है। क्लियर है? तो आइए पहली चीज हम जरा आपको इंथैल्पी के बारे में बताए कि इंथैल्पी है क्या। तो बोलता है कि इंथैल्पी जो है वो हमारा फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का। इंथैल्पी जो है वो हमारा फंक्शन है इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। समझे जरा इन बातों को। अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो हम लोग जो अभी एक स्टेटमेंट दिए थे कि इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, वो हमें मिल जाएगा। कैसे? तो आइए हमने एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्पेशल केस लिया है, क्यू प्लस डब्ल्यू। समझ गए होइएगा, क्यू और डब्ल्यू हमने पॉजिटिव साइन लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है। आगे हमने कहा कि हम हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, प्लस डब्ल्यू। हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज योर चेंज इन इंथैल्पी, तो डेल एच ये आ गया। आगे हमने इसको स्विच कर दिया है लेफ्ट और राइट वाले टर्म को, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू। अब अगर हमारा मान लीजिए कि सिस्टम वर्क कर रहा हो तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। हमारा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। यहाँ से हमने एक जनरल फॉर्मेट निकाल लिया, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। मीन यही याद रखने वाला है। मतलब वी कैन से, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H
is a function of internal energy and pressure, volume, work done. क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? क्या है हमारा इंथैल्पी, क्यों आया? हीट को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप ऐड कर रहे हो तो वो हमारा हीट कंटेंट इंथैल्पी कहलाता है। इंथैल्पी जो है वो फंक्शन है हमारा इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का। क्लियर है यहाँ तक की बातें? मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है जो इनिशियली H1, P1 और V1 को कंटेन कर रहा है विद इंटरनल एनर्जी U1। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो H1 इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस P1 V1। और मान लीजिए कि हमने इस पर कुछ प्रोसेसेस अकर करके इसका नया स्टेट लाया है H2, P2, V2, U2। हमने प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, नया इंटरनल एनर्जी ले लिया, हमें एक नया स्टेट मिला और वो इंथैल्पी का नया स्टेट H2 है। तो आप बोलिएगा H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। अब अगर आप आ जाइए तो डेल H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। हम लोग अब जरा ऊपर लिख रहे हैं, डेल H बराबर H2 U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। डेल H बराबर डेल U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। हमारे पास फिर ये एक फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम बोले कि इफ P इज कांस्टेंट, तो आप बोलिएगा डेल H इज इक्वल टू आ जाएगा डेल U प्लस P को हम बाहर निकालते हैं V2 माइनस V1। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया। न्यूमेरिकल में जो डेटा हमारे पास होगा उस डेटा के बिहाफ पर वी हैव टू अप्लाई कि भाई ये फॉर्मूला लगाए, ये फॉर्मूला लगाए, कौन सा अप्लाई करें। क्लियर है? अब आ जाइए हम एक चीज और आ जाए, PV इज इक्वल टू एनर्टी होता है तो डेल H बराबर डेल U प्लस P2 V2 इंटू RT। मान लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है माइनस N1 RP, दिस इंप्लाइज डेल U प्लस RT कॉमन निकालिए इंटू माइनस N1, ऊपर लिखते हैं डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस इंटू माइनस N1 इंटू RT, दिस इंप्लाइज डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल mgRT, G फॉर गैसियस। अभी हम आएंगे यहाँ, लौट कर आएंगे। मतलब एक चीज देखिएगा, ये आपका एक फर्स्ट फॉर्मूला था। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। ये भी वर्क है, दिस इज ऑल्सो वर्क, ये भी वर्क है। तो ये जो आपका टर्म है ये भी वर्क है।
और यार आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, और पी एक्सटर्नल और डेल वी का आइडिया नहीं होता है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल से एनआरटी से हम लोग निकालते हैं उसका वर्क डन। बोले भी होंगे कि पी और वी का मल्टीप्लिकेशन जो एनआरटी होता है, दे आर ऑल्सो वर्क डन। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ हम अप्लाई करेंगे, तो आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं तो ज़रा और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारा CaCO3 सॉलिड है, आपने उसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया, हीट डाला, बना CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। अगर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अकर हो रहा है, मतलब आइसोबैरिक एज वेल एज आइसोथर्मल प्रोसेस है, कंटेनर ओपन होगा, मतलब कंटेनर पर एक पी एक्सटर्नल एक एटीएम का काम कर रहा होगा। उस एक एटीएम के ऑब्स्टेकल्स को तोड़कर CO2 को चैम्बर से स्केप आउट होना है, मतलब CO2 एक वर्क करेगा। अब पूरी न्यूमेरिकल में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है पी एक्सटर्नल का और डेल वी का, तो हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो बच्चा बोलेगा कि सर डेल NGRT से निकालो। बच्चा डेल NG यहाँ सर क्या है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ गैसियस माइनस सिग्मा समेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ गैसियस इज इक्वल टू, आइए जरा देखा जाए। सिर्फ गैसियस देखना है तो स्टोइचियोमेट्री देखिए 1, ये सॉलिड है नहीं लेना है, ये सॉलिड है नहीं लेना है, मतलब डेल NG 0 1। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा अमोनियम क्लोराइड है सॉलिड, हमने इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया, अमोनिया गैस प्लस HCl गैस आया। और वैसी बात है इस दो गैस के कारण फिर आपको एक वर्क करना होगा। अगर हमें डेल NG निकालना हो तो डेल NG इज इक्वल टू 1 + 1 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। मतलब ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है। क्लियर है? क्या हमने आपको कहा, ये जरा एक बार क्लियर कर लीजिएगा। 3 फॉर्मूला हमारे पास आया है। एक फॉर्मूला आया है, यह मीन है कि H इज अ फंक्शन ऑफ U प्लस PV, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। फिर हम लोग यहां से आपको बोले होंगे डेल H बराबर डेल U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। फिर हमने आपको कहा होगा डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है तो V2 माइनस V1। एक और फॉर्मूला हमने दिया होगा इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NGRT। क्लियर? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। एंथैल्पी क्या है, क्यों डिस्कवर किया गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। हम लोग अब ज़रा 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे की बात और आगे देखेंगे। आइए हम ज़रा प्रॉब्लम एक बार पढ़ दे, ताकि अगर कोई डेटा आपको दिख नहीं रहा हो तो एक बार सुन लीजिएगा। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड -885.4 किलोजूल पर मोल। मतलब दिस वन इज योर इंटरनल एनर्जी चेंज। बच्चे ने कहा कैसे पता लग गया सर? तो देखिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतना मेजर किया जा रहा है, और अगर हीट को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करते हो तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर कर रहे हो तो वो चेंज इन एंथैल्पी है, हीट कांटेंट है। फिर हमसे बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन। पहला काम हो हम लोग का इक्वेशन बना लेना कंबशन का। तो आइए CH4 गैसियस प्लस ट्वाइस ऑफ O2 गैसियस की CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। H2O को कम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो H2O लिक्विड स्टेट पे ही होगा। अब देखिएगा हो क्या रहा है कि 3 मोल गैस 1 मोल गैस बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई गैसियस मोल चेंज हो रहे हैं तो वर्क तो एक परफॉर्म होगा, और वो जो वर्क होगा वो हमारा डेल NGRT होगा। अभी हमने कहा है कि भाई गैसियस मोल चेंज होने के कारण भी हमारा एक वर्क आता है, और वो जो वर्क होता है वो हमारा डेल NGRT होता है।
तो आ जाइए, हम लोग लिख सकते हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल यू गिवन है -885.4 इंटू 10⁻³ प्लस किलो जूल है, और आज हम 8.314 जूल वाला यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, डेल एन जी। तो आइए देखा जाए, ये 1 है और ये 2 और 1 3 है, तो डेल एन जी जो हमारा आएगा वो आएगा 1 - 3 इज इक्वल टू -2 इंटू 8.314 इंटू 298। क्लियर है? ये हमारा वर्क हुआ और वर्क का नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है वर्क का, इसका मतलब एक्सपांसन हो रहा है। क्लियर? सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। वे नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं। पहले प्रॉब्लम पढ़ते, फाइंड वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ कन्वर्जन ऑफ 1 मोल H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम। माने 1 मोल वाटर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है एट 1 atm प्रेशर। क्लियर है? 1 atm प्रेशर है, मतलब कंटेनर जो है वो ओपन है हमारा, और अगर ओपन कंटेनर है तो हमको इंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट सोचना होगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस। अभी हमने बताया है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन एक कांस्टेंट प्रेशर पे एक्ट हो रहा है, मतलब एक एटीएम कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हो रहा है, मतलब कंटेनर ओपन है, और अगर कंटेनर ओपन है तो आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबेरिक है, इसका मतलब कि ये इंथैल्पी है, डेल एच है गिवन। अब ये नहीं भूलेगा कि सर डेल यू तो यहाँ दे ही दिया है तो इसकी भी से हम जज कर लेंगे कि ये डेल एच है, नहीं, वो तो जज कर लो, चलो अलग बात है, ये डेटा हमारा डेल एच है, ये भी कंफर्म हो रहा है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक तो ये हीट कंटेंट है, और वो भी जो हीट कंटेंट है वो एक कांस्टेंट प्रेशर 1 atm पे एक्ट हो रहा है, मतलब आइसोबैरिक है। और अभी प्रीवियस ही हमने कभी आपको बताया होगा कि किसी भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तब तो वो स्टोर्ड बॉडी में होगा, वो टेम्परेचर चेंज के कारण जो एनर्जी है, तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। लेकिन अगर उसने अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया है, इसका मतलब है कि जो आप हीट ऐड कर रहे हो वो टोटल का टोटल वो यूज कर गया वर्क में। तो हर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। अलग बात है कि ये आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबैरिक दोनों है। तो आइए हमारा प्रॉब्लम क्या है ये देखा जाए। तो H2O लिक्विड से आप H2O वेपर में जा रहे हो, डेल एन जी इज इक्वल टू +1 है, क्योंकि 1 - 0 लगाते हैं फॉर्मूला, डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। बताइए ये किलो जूल में है, जूल में कन्वर्ट कर दिया, डेल एन जी हमारा 1 पता है, और अगर ये जूल में आप इसको कन्वर्ट किए हो तो 8.314 टेम्परेचर 100 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्या डेल यू नहीं आ जाएगा क्या? एंड दिस वन इज योर वर्क डन। डेल एन जी आर टी का जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो वर्क डन होगा, फाइंड हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो डेल यू आएगा। क्लियर है? अब बोलता कि यही चीज उल्टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, वेपर से लिक्विड में जा रहा है, सारा कुछ वही होता, तो आप बोलते कि सर सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ डेल एन जी हमारा -1 हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? तो और अगला जो हमारा अब इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें अभी हम इस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तब हम लोग कंप्लीट एंथैल्पी पे आएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।